अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब खुलकर और बिना किसी शर्म के पश्चिमी समाज पर एक सद्गुण, एक अच्छी चीज़ के रूप में थोपी गई बहुसांस्कृतिकता की विनाशकारी नीतियों के बारे में बात करने लगे हैं। हम जानते हैं कि सभी संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती, और जब आप दूसरी संस्कृतियों को उनके अपने मूल्यों के साथ लाते हैं तो वे किसी न किसी तरह से आपके समाज पर असर डालेंगी ही। अब तक हमें यही बताया गया है कि जब भी आप किसी को भी किसी भी संस्कृति को लाते हैं, वो संस्कृति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है और वो हमें समृद्ध करेगी, और हमें उन्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए, चाहे वह बात सबसे अच्छी नीयत से कही गई हो या वह नीति बनाई गई हो। यह वस्तुनिष्ठ रूप से सही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे देश हैं जहां हमारी अपनी सरकारें हमें वहां जाने से मना करती हैं। वे हमें वहां की सांस्कृतिक मानदंड बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर्स गाइड वेबसाइट पर जाएं और ईरान के बारे में देखें तो वे आपको बताएंगे कि वहां क्या सामान्य माना जाता है। अगर आपने कहा कि आप यमन जा रहे हैं तो वे आपको वहां यात्रा से मना करेंगे, लेकिन जब उन्हीं संस्कृतियों के लोग यहां आते हैं तो यह ठीक माना जाता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये वस्तुनिष्ठ रूप से बेवकूफ़ी है। इसलिए जो नीति उन्होंने इससे बनाई है वह गलत है। ये खतरनाक और विनाशकारी है। तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे मेरा मतलब है। इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक मुस्लिम महिला है। मुझे नहीं पता कि ये कोई स्किट है या नहीं, मुझे नहीं पता, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा फिर भी सही है। क्या आप संगीत बंद कर सकती हैं? क्या बंद कर दूं? क्योंकि संगीत हराम है। माफ कीजिए, हराम है। किसने उसे मारा? जमान तीज मदर। क्या संगीत कहाँ है साहब? जमान तीज मदर, वहाँ संगीत नहीं था। ठीक है, बस उसे याद कर लीजिए। जमान दिगंबर, वो गाड़ी नहीं थी, याद रखना। वास्ते का शो। सही बात है। मुझे लगता है यात्रियों को हक है कि वे उबर या टैक्सी ड्राइवर से म्यूजिक धीमा करने को कह सके। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, हालांकि इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो महिला कह रही थी कि म्यूजिक हराम है। वे पहले यही शुरू करते हैं, फिर कहेंगे कि नाइट क्लब बंद करो, जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मध्य पूर्वी गिरोह नाइट क्लब, बार, पब और स्ट्रिप क्लब को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वे हराम हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं क्योंकि रूपर्ट लो अभी अमेरिका दौरे पर है और हाल ही में जो रोगन एक्सपीरियंस में आए थे। कुछ दिलचस्प क्लिप्स हैं, चलिए साथ देखते हैं। क्या मैं आपको एक सेकंड रोक सकता हूँ? तो आप मानते हैं कि बहुसांस्कृतिक आक्रमण जानबूझकर राष्ट्रवाद की भावना कम करने के लिए किया गया था? हाँ, मुझे लगता है कि खैर मैं तो ये एक लंबी योजना थी। तो ये कुछ ऐसा था जिसके लिए उन्हें बैठकर चर्चा करनी पड़ी होगी। इसमें कौन-कौन शामिल होता, जिसमें आप देशभक्ति को कम करने के लिए ये विचार कि ब्रिटेन अपने आप में असाधारण है और वहाँ के लोग असाधारण हैं, उसे कम करने के लिए तैयार होते। बहुत जल्दी से। मुझे लगता है आपके दर्शकों को इसे देखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ साजिश की थ्योरी नहीं है। पहले मैं इन्हें साजिश की थ्योरी समझकर अनदेखा करता था, लेकिन इसे देखिए, खुद उनकी जुबानी सुनिए। और मुझे लगता है एक तरह से ब्रिटेन जैसे देश के लिए, जिसका भविष्य एक वैश्विक नागरिकों के देश के रूप में होना चाहिए। एक वैश्विक नागरिकों के देश के रूप में यह खुला स्वीकार है कि आपको ब्रिटेन के प्रति वफादार होने की जरूरत नहीं है। बस आप एक वैश्विक नागरिक हैं। आप कहीं से भी आकर लंदन में रह सकते हैं और एक वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। बस इतना ही। यह कोई राष्ट्रवाद नहीं है। यूं कहें तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई राष्ट्रीय मूल्य नहीं है। सिर्फ ब्रिटिश नागरिक। देखिए, सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नहीं। मुझे लगता है इस संदर्भ में अंतर धार्मिक संवाद जरूरी है, क्योंकि धार्मिक अनपढ़ता से आप वैश्विक नागरिक नहीं बन सकते। रूपर्ट इसी पर बात कर रहे हैं और ये कोई साजिश थ्योरी नहीं है। ये एक लंबी धोखेबाज योजना थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसे यूरोपीय अभिजात वर्ग ने हमारे अभिजात वर्ग के साथ मिलकर लागू किया, जिन्होंने प्रभावी रूप से, अगर आपको याद हो, 1975 में हमने उस समय जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहा जाता था, उसमें शामिल हुए थे। वो असल में एक आर्थिक संघ के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जल्दी बदल गया और असल में यूरोप को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने की कोशिश की। वो असफल रहा। 1997 में उन्होंने यूरो जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से असफल होने पर उन्होंने आर्थिक रूप से प्रयास किया।
ये मेरा पहला संसद सदस्य बनने का प्रयास था, ताकि ब्रिटिश पाउंड बचाने के लिए लड़ सकूं, क्योंकि मुद्रा खोने पर संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान भी खो जाती है। और हमारे सोने के भंडार को जर्मनी, फ्रैंकफर्ट भेजा जाने वाला था। हम एक अधीन राज्य बन जाते, यूरोपीय संघ का हिस्सा, और यह अपरिवर्तनीय होता। लेकिन सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बदौलत हमने पर्याप्त वोट पाए। हमने सत्ता प्रतिष्ठान को मजबूर किया कि वे यूरो के आगे झुकने से पहले जनमत संग्रह का वादा करें। वाह, मुझे ये नहीं पता था। मैं हमेशा सोचता था कि ब्रिटेन ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में क्यों नहीं अपनाया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं आपको इस पॉडकास्ट की कुछ और ज्ञान भरी बातें सुनाता हूँ। पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद देखूंगा। कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें अपने समुदाय में आने देते हैं और वे अपने देश के कानून यहाँ लागू करने लगें, तो बड़ी समस्या हो सकती है। वे आपके जैसे नहीं रहते, ना ही महिलाओं का वैसा सम्मान करते। वे महिलाओं से अलग तरह पेश आते हैं और कुत्तों को अनुमति नहीं देते। कई बातें अलग हैं। ये मुसलमानों की बात कर रहा है। ऐसी बातें जिन्हें बहुत लोग शायद न जानते हों, जो उस समस्या के साथ आती हैं। ऐसा लगता है कि विचार ये है कि पश्चिमी समाज समावेशी और प्रगतिशील है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं और हमें परवाह है। लेकिन आप इतनी परवाह करते हैं कि अपराधियों को अंदर आने देते हैं, अपनी दौलत उन्हें दे देते हैं और वे धीरे धीरे आपके देश पर कब्जा कर सकते हैं। तो और ये है कि कोई भी नहीं सोचता कि ऐसा हो सकता है। नहीं, लोग कोलोसियम को देखते हैं, आप प्राचीन ग्रीस को देखते हैं और वे सोचते हैं, वाह, उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ? शायद वही हुआ जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है और अमेरिका के साथ भी हो सकता था। सभ्यताएं अलग-अलग कारणों से बिखर जाती हैं। लोगों को अंदर लाकर और उन्हें आपके कानून न मानने देकर आप उन्हें आसानी से बिखेर सकते हैं और वे अपने साथ अपने देश के, अपनी कट्टरपंथी धर्म या जिस भी देश से वे आते हैं, वहाँ के कानून ले आते हैं, जहाँ उनके पास बहुत सारे अजीबोगरीब कानून होते हैं, जो काफी पुराने जमाने के होते हैं। अपनी सभ्यता को नष्ट करने के तरीकों में से एक है उन्हीं मूल्यों को छोड़ देना जिन्होंने आपकी सभ्यता को बनाया है। वही मूल्य, मैं हमेशा कहता हूं कि पश्चिमी मूल्य जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पूंजीवाद अहम हैं। हाँ, मैं कट्टर पूंजीवादी हूं। इन्हीं मूल्यों ने पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को बनाया है। बस यही है, अगर आप इन मूल्यों में से किसी एक के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है। अंदाजा लगाइए यूके में क्या हो रहा है। वे लगातार लोगों को सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें कहने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, जो मूल रूप से आधुनिक ब्रिटेन के सबसे बुनियादी मूल्य यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। लोग कहते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आपका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ अमेरिकी जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? इन तीसरी दुनिया के लोगों के आने तक कोई भी इस बात पर बहस नहीं कर रहा था कि ब्रिटेन में किस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति है और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत हाल तक अमेरिकी जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जब तक वहां जल्दबाजी में हेट स्पीच कानून लागू नहीं कर दिए गए। खैर, उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू नहीं किया है। मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक देगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दुआ है कि ऐसा न हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी, जैसे यूके में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में होलोकॉस्ट से इनकार करने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी। ऑस्ट्रेलिया में आप घृणित बातें कह सकते थे बिना किसी सरकारी कार्रवाई या नतीजे के। यही होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में अब वे लोगों को कुरान जलाने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। वे लोगों को ये कहने पर गिरफ्तार कर रहे हैं कि मोहम्मद पीडोफाइल थे। वे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। शुक्र है अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं। उनका मतलब था कि अमेरिकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में दर्ज है, इसलिए वह अछूती है। शायद हमें भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करना चाहिए। पॉलिन हैंसन ऑस्ट्रेलियाई संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा कर रही हैं, जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर हमारे समाज घृणित भाषण को सहन नहीं कर सकते तो वे पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता, अगर आप पूरे पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल और वैज्ञानिक क्रांति को देखें, अगर आप उस दौर से गुजरे और अगर आप उस समय के सभी महान विद्वानों
या महान विचारकों को देखें तो वे लगातार प्रचलित मुख्य धारा के विचारों को चुनौती दे रहे थे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो पश्चिम वैसे आगे नहीं बढ़ पाता जैसा वो बढ़ा। ये शरिया यानी इस्लामी कानून है, जैसा कि आप जानते हैं। मेरा मतलब है, आपकी बात पर मैं लोगों को अच्छा उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसा करने पर क्या होता है। जब लेबनान को 1948 में स्वतंत्रता मिली, तब वे एक ईसाई देश थे और वे एक बहुत आत्मविश्वासी देश थे। आप जानते हैं, उनके पास सबसे अच्छे विश्वविद्यालय थे, उनका समाज बहुत खुला था। मैं कभी बेरूत नहीं गया, मुझे नहीं पता आप गए थे या नहीं, पर 60 के दशक में बेरूत को धरती की सबसे बेहतरीन जगह कहा जाता था। इसे कभी रोशनी का शहर कहा जाता था। शानदार वाइन, आजादी, बहुत प्रबुद्ध माहौल था। वो बहुत शानदार था, वहाँ बहुत सारे लोग थे। और आप जानते हैं क्या, ये दक्षिणी लेबनान के लोगों ने कहा है जो ईसाई हैं। दक्षिणी लेबनान के ईसाई निवासी लेबनान, उन्होंने कहा है कि वे वर्तमान स्थिति में रहने की बजाय खुद को इजराइल के साथ जोड़ना पसंद करेंगे। जैसे ही मुस्लिम आबादी लगभग 15% से ऊपर गई, वहां गृह युद्ध की समस्या शुरू हो गई। द्रूज और मारोनाइट ईसाई मुसलमानों के साथ गृह युद्ध में थे, और अब लेबनान एक मुस्लिम देश है। हिजबुल्ला, जिसे ईरान का समर्थन है, सब कुछ चला रहा है। इस्लाम एक सर्वसत्तावादी विचारधारा है जो जहां भी जाता है सब कुछ नष्ट कर कब्जा कर लेता है। यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। ये दुखद है कि लोग बार बार इसके झांसे में आते हैं। और जब हम ये कर लेंगे, तब हम अपना ध्यान उन लोगों की ओर मोड़ेंगे जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जैसा आपने कहा, जो सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी करदाताओं को बहुत भारी कीमत चुकवाएंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक रूप से हमसे अलग हैं, जिनका अपने धर्म को लेकर नजरिया ईसाई धर्म से अलग है, और जो छोटे छोटे समूहों में रह रहे हैं, जिन्होंने समाज में घुलना मिलना नहीं सीखा है, जो शरिया कानून के तहत रह रहे हैं और जिनकी अपनी अदालतें हैं, जिन्हें शरिया कोड कहा जाता है। हाँ, एक समानांतर कानूनी व्यवस्था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, फिर भी इंग्लैंड में समानांतर कानूनी व्यवस्था है। इसे सहन किया जाता है। सहन किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वे इसके बारे में जानते हैं। हाँ। और वे उन सजाओं के बारे में भी जानते हैं जो यह अदालत देती है। ये जैसे वे अपने लोगों की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ कोई सजा नहीं है। यहाँ शरीयत अदालतें सिर्फ घरेलू मामलों के लिए है। उदाहरण के लिए विरासत, जो बेहद महिला विरोधी है। ऐसे में नारीवादी लोग कहाँ हैं? क्योंकि बेटी को बेटे के मुकाबले सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता है। ये सब ठीक है और ब्रिटिश मुस्लिमों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रिटिश सरकार भी इसे सहन करती है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं असल में इसे किसी तरह की सफाई के तौर पर नहीं कह रहा हूं कि ये अपराध नहीं है। ये सिर्फ घरेलू मामलों के लिए है, और जाहिर है वहां एक से ज्यादा शादियां होती हैं। आपके पास ये विरासत की नीतियां हैं, आपके पास तलाक और ऐसी तमाम चीजें हैं जो अपराध नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। फिर भी हम महिलाओं के प्रति घृणा और भेदभाव को सहिष्णुता के नाम पर क्यों सहन कर रहे हैं? ये कैसा मजाक है? हम हमेशा कहते हैं कथित मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर जो और अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का क्या होगा? महिलाओं, समलैंगिकों, धर्म त्यागियों और असहमत लोगों का क्या? ये सारे वोक और वामपंथी पागल और हमारे परंपरागत राजनेता या सत्ता प्रतिष्ठान, इन्होंने इन सबको बस नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, तुम अपने समलैंगिकों और असहमत लोगों से खुद निपटो, हम अनदेखा कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णु होना है। भले ही वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, भले ही वे अपराध नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे स्वीकार्य नहीं हैं। वे किसी भी प्रगतिशील उदार पश्चिमी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। उनके अपने कानून, और वे बस उसे होने दे रहे हैं। वे उसे होने दे रहे हैं। हाँ, वाह। रूपर्ट, तुम्हें वो साफ करना था। अब मेरा मानना है, मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हमारे देश में आते हैं तो आपको हमारे कानूनों के तहत ही रहना चाहिए। हाँ, सभी कानूनों का पालन करें, सिर्फ आपराधिक कानूनों का नहीं, बल्कि देश के बाकी कानूनों का भी। क्लिप खत्म हुई। अब दूसरी क्लिप सुनाता हूँ। क्योंकि ब्रिटेन की हालत खराब है, और इसी वजह से आप यहाँ हैं, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रेप गैंग जो हमने किया है, ये हमने क्राउड फंड किया है। ठीक है।
और उसके बारे में मैं आपसे बहुत खुशी से बात करूंगा। सिर्फ उस रेप गैंग रिपोर्ट का ये शीर्षक, ये सोच कि 2026 में यूके में रेप हो रहा है, असली रेप गैंग्स हैं, और क्या इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या इसे कम करके दिखाया जा रहा है? मतलब वहाँ की मीडिया और राजनेता इसे कैसे ले रहे हैं? असल में इसका इतिहास ये है कि जैसा कि आप शायद जानते हैं, युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तय किया कि वो यूरोप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। असल में ये फैसला हमारे एलीट ने किया था, ब्रिटिश एलीट ने। और ऐसा करने के लिए उन्हें मूल रूप से राष्ट्र राज्य की शक्ति को कम करना पड़ा और उन्हें इस यूरोपीय सुपरस्टेट की ओर बढ़ना पड़ा, जो कि ईयू है, जिसकी शुरुआत जाहिर तौर पर ऐसे ही हुई थी। उन्हें ऐसा करने के लिए राष्ट्र की शक्ति क्यों घटानी पड़ी? मेरा मानना है कि ब्रिटेन एक गर्वित राष्ट्र राज्य था। हमने अमेरिकी मदद से युद्ध जीता था और हम पर आक्रमण या विजय नहीं हुई थी, जबकि यूरोप के अधिकांश देशों के साथ ऐसा हुआ था। तो यूरोप में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे और पूरे यूरोप में इधर उधर कर दिए गए थे। मुझे लगता है कि समाजवादी, जब मैं यूरोपीय संसद में MEP था, तो मैंने थोड़े समय के लिए वहां बिताया जब हमने आखिरकार एक तरह का ब्रेक्सिट हासिल किया। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो सही मायनों में ब्रेक्सिट नहीं था। मुझे लगता है कि रेप गैंग्स की उत्पत्ति उस समय की बहुसांस्कृतिक विचारधारा और खुले बॉर्डर की चाहत के कारण हुई। वे बहुसांस्कृतिक समाज चाहते थे। उनका मूल रूप से मानना था कि राष्ट्र राज्य ही विश्व युद्धों का कारण रहा है, जिसकी शुरुआत नेपोलियन से हुई थी। और फिर जाहिर है काइजर आया, फिर हिटलर आया। मुझे लगता है मोने, स्पिनेली और अन्य जिन्होंने यूरोपीय संघ बनाया, उन्होंने भी इसे ऐसे ही देखा। तो रेप गैंग रिपोर्ट पर आते हैं, जो आपका सवाल था। हाँ, थोड़ा सा ये विचारधारात्मक है ना? उन्होंने यूरोप और मुक्त दुनिया को लगभग बर्बाद कर दिया। माफ कीजिए, यह क्लिप खत्म हो गई है, तो शायद आपको जरूरत पड़े, मुझे लगता है। हाँ, खैर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। मैं आज रात इसे देखने वाला हूँ, लेकिन हाँ, बहुसांस्कृतिकता असफल रही है। यह असफल रही है। मुझे पता है, हम अक्सर इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन कई दूसरी संस्कृतियां भी हैं जिनके लोगों को बहुत कम संख्या में आने देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको यह नंबर दिया है। मुझे लगता है कि किसी भी मूल देश को अपनी मूल आबादी को 90% से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। आदर्श रूप से ये 95 और 90% के बीच रहनी चाहिए। थोड़ा सा बफर रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जन्म दरें बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की श्वेत, एंग्लो श्वेत आबादी कभी भी 90% से नीचे नहीं जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि यह फिलहाल 88% पर है। यूके की मूल आबादी घटकर 78% रह गई है, और देखिए क्या हुआ। जहां भी श्वेत पलायन होता है, यही सामान्य बात है। इसकी हालत देखो। मुझे नहीं पता कि क्या यह ग्रीन स्ट्रीट है। जो भी हो, ये लंदन का मुस्लिम इलाका है। हम ऑस्ट्रेलिया में भी यह देख रहे हैं। गोरे लोगों के जाने के बाद नया सामान्य बन जाता है। मैंने दक्षिण अफ्रीका का एक और वीडियो देखा। मैं आपको दिखाता हूं। यहीं से शुरुआत होती है। यह जिम्बाब्वे है। हम इसके बारे में बात नहीं करते। इसे देखिए, यह जिम्बाब्वे है 1970 के दशक में और 2025 में। उसे देखिए। अब कोई शक नहीं है, हमारे पास इतना डेटा है कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभ्यता बनाने वाले ही उसे बनाए रख सकते हैं। अगर आप सफल, उच्च विकसित शहर दे सकते हैं और आप उनका प्रबंधन उन लोगों को सौंप देते हैं जिन्होंने उसे बनाया ही नहीं, तो वह नष्ट हो जाता है। इसे देखिए, यह दक्षिण अफ्रीका है। यह दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। यह जोबर्ग है। यह जोहान्सबर्ग है। इसे देखिए, उसे देखिए। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की खासियत है। ये विचारधारात्मक रूप से कट्टर लोग ये तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरी दुनिया तबाह ना हो जाए, और मुझे बाकी दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने घर की चिंता है। मेरा घर ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसकी रक्षा करो, सुरक्षित रखो और जान की बाजी लगाकर हिफाजत करो।